नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे ज़रूरी विषय था भारत के 10वें प्रधानमंत्री और दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री वालुम्बापति वेंकट नरसिम्हा राव जी के जन्मोत्सव पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देने का। हम सब उनको पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जानते हैं। नरसिम्हा राव साहब अपने कर्मों के लिए, अपने जीवट निर्णय के लिए। अरे रेखा जी नमस्कार। अमेरिका में अभी तो मेरे ख्याल से गुड मॉर्निंग हुआ होगा रेखा जी। मित्रों, ये आदरणीय रेखा जी हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस टाइम 10 बज रहा है, मतलब वहाँ अभी गुड मॉर्निंग हुई होगी। तो भारत से गुड नाइट और अमेरिका के लिए रेखा जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो नरसिम्हा राव साहब की राजनीति, नरसिम्हा राव साहब की व्यक्तित्व और नरसिम्हा राव पर बातचीत करने से पहले हम आपकी तरफ से और अपने तरफ से आदरणीय नरसिम्हा राव साहब को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपके निर्णय और आपके द्वारा किए हुए कामों का संपूर्ण राष्ट्र ऋणी है और आपका आभारी है श्रीमान, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, नरसिम्हा राव साहब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बड़ा ऐतिहासिक काम किए थे। वो जो आंध्र के लोग होंगे उनको पता होगा, आमतौर पर दक्षिण भारत के लोगों का काम तब इतना ज़्यादा उत्तर भारत में नहीं जाना जाता था। अब तो चूँकि सोशल मीडिया है, मीडिया भी बहुत सक्रिय है, तो अब सब लोग जान भी गए हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ भारत के विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नरसिम्हा राव साहब के छोटी सी कुछ वाक्य पर बात करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि देश में नरसिम्हा राव का क्या मतलब है। कहा जाता है कि नरसिम्हा राव जी रूस के यात्रा पर थे, रूस से रक्षा सौदा हुआ था और उनको पेमेंट करने की बात थी। तब रूसी रुपए का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अवमूल्यन था, बड़ा गिरावट आया था। रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने राजीव गांधी से लेन देन पर बातचीत की, भाई कैसे आप पेमेंट करेंगे, डॉलर में करेंगे, रूबल में करेंगे, किस में करेंगे, रुपए में करेंगे, इस विषय पर बातचीत हो रही थी। रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव अपने सलाहकारों से रूसी भाषा में कोटेशन ले रहे थे। तो उनके लोगों ने कहा कि सर ये बढ़िया मौका है कि हम इनको फांस लें और रूबल में या डॉलर में या शायद उनके रुपया में, वो मुझे बहुत बढ़िया से याद नहीं है, कि बात कर लिया जाए। नरसिम्हा राव चूँकि रूसी भाषा नहीं, बहुत सारे भाषा जानते थे, बहुत सारे भाषा के विशेषज्ञ थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको मिला हुआ हूँ और विशुद्ध रूप से भोजपुरी में बात किया हुआ हूँ। उन्होंने शायद बताया था कि मैं बनारस का पढ़ा हुआ, BHU में मैं गया हुआ हूँ। भोजपुरी भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। भारत की तो खैर तमाम भाषा बोलते थे, वो दुनिया के भी 47-48 भाषा बोलते थे। लेकिन आप पढ़ाना बोलना में बहुत ज़्यादा महारत हासिल था नरसिम्हा राव साहब को। वो काम आया। अब सवाल आया कि नरसिम्हा राव राजीव गांधी को ऑन द स्पॉट कैसे कहें। अंग्रेजी में इंटरप्रेटर बैठा हुआ है, रूसी उनका भाषा ही है, हिंदी में इंटरप्रेटर बैठा हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गया हुआ है, तो क्या करें। तो राजीव गांधी को संस्कृत थोड़ी थोड़ी और भोजपुरी थोड़ी थोड़ी आती थी। कहा जाता है, ये किताब में भी वर्णन है कि नरसिम्हा राव साहब ने शायद उनको कुछ संस्कृत में कहा, फिर वो रिकॉल किए फिर वो बोले कि शायद इसको पूरा संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो समझ गए कि रुपये को बात है। तो बोले कि अभी रुकी ही, आप भोजपुरी का टोन का जैसे हम होते तो कहते कभी रुकी, तो बोले कभी रुके ही, रुपया एक दाम थोड़ा सा गिरल पड़ल बा। वो गिरते उड़ते नहीं बोले, गिरल पड़ल बा। राजीव गांधी को लगा, फिर उन्होंने बोला कि रेस्ट मीटिंग इज आफ्टर लंच। उसके बाद नरसिम्हा राव को अलग में बोले क्या कहना चाहते थे राव साहब, तो कहते कि वो रुपये का वो कुछ था। राजीव गांधी ने आकर के इस बात को भारत में कहा था कि नरसिम्हा राव के तरफ की वजह से कितने लाख रुपए का भारत को फायदा हुआ। मतलब नरसिम्हा राव साहब विदेश मंत्री भी थे, तभी भारत का फायदा राजीव गांधी को कराया था और राजीव गांधी का परिवार उनका एहसान आज तक याद नहीं रख रहा है, उनको तिरस्कृत कर रहा है। अब आते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री में तो उनका भाग्य का हाथ है। जिस तरह से राबड़ी देवी के हाथ में मुख्यमंत्री लिखा हुआ था, उसी तरह से नरसिम्हा राव के भाग्य में प्रधानमंत्री बंडल लिखा हुआ था।
नहीं तो नरसिम्हा राव के एक मित्र थे, हमारे जानने वाले थे, हम लोग गए थे। नरसिम्हा राव साहब कह रहे थे कि बोरिया बिस्तर अब करीब करीब बंध गया है, परसों की ट्रेन है, परसों मैं चला जाऊंगा। सामान उमान मेरा सारा हैदराबाद जा चुका है, ये घर हमने मोतीलाल 9 नंबर मोतीलाल मार्ग को खाली कर दिया है। जो उनके मित्र थे वो कहना उचित है, बोला राव साहब रुक जाइए ना, कम से कम चुनाव भर तो आप रह जाइए। बोला नहीं, मुझे चुनाव भर में ही तो छोड़ के जाने का आदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि टिकट मुझे मिली नहीं है, चुनाव में लड़ नहीं रहा हूँ, तो मैं रह करके क्या करूँगा। बाकी समय मैं अपने गांव में जा करके बसना चाहता हूँ। हैदराबाद में भी क्या करूँगा, दिल्ली जैसे बड़ा शहर छोड़ करके हैदराबाद जैसा बड़ा शहर, शहरी लाइफ से मेरा मन उब गया है माननीय जी। खैर वो तो उनके लिए आदेश हो गया था। हुआ क्या कि विद इन इलेक्शन राजीव गांधी जी का दुखद देहांत हुआ था, उस बात का बड़ा अफसोस है। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी का देहांत हो गया, मतलब बम विस्फोट में मारे गए, एक सिंपैथी लहर दौड़ा और पूरे देश में जो उसके बाद के चरण के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस एक तरफा बहुमत हासिल की और देश में कांग्रेस का सरकार बना। जो आदमी को दिल्ली से हटा दिया गया था उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया। खैर हमारे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। लोकतंत्र में हमारे यहाँ गुजराल साहब को भी शोक रहे थे तो उनको जगाया गया कि उठिए आप प्रधानमंत्री बन गए। वो बोले भाई साहब मजाक काहे कर, बोला नहीं आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देवगौड़ा साहब के लिए भी यही बात था। तो प्रधानमंत्री तो जैसे चंद्रशेखर जी पहले से तय किए थे मैं प्रधानमंत्री बनना, वो लड़ करके पार्टी में विद्रोह करके प्रधानमंत्री लिए। विश्वनाथ प्रताप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट के रूप में चुनावे लड़े थे। मोदी जी को तो प्रधानमंत्री घोषित करके चुनावे लड़ा गया था। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हमारे देश में होते। हमारे देश में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बहुत होते हैं, वो एक अलग विषय है। खैर नरसिम्हा राव जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री बने उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर थी, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल शून्य था और दुनिया भर में विदेश से व्यापार करने और साख बिल्कुल खत्म हो चुका था। राव साहब तब वित्त मंत्रालय में आरबीआई के गवर्नर रहे। मनमोहन सिंह को बुलाया और बोला कि मनमोहन जी आप देश का वित्त मंत्री संभालिए। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने शायद उनको कहा कि सर ऑपरेशन बड़ा लंबा है और तगड़ा है, इसमें कई चीज़ें करनी पड़ेगी, मुझे फ्री हैंड चाहिए। नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि मैं तो ये कहने ही वाला था, आपने अगली बात मेरे सुनी, अपनी अगली बात आपने मेरे मुंह की छीनी। आप भारत के अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए जो करना चाहें वो करें, हमारे तरफ से आपको फ्री हैंड है, लेकिन मेरी अर्थव्यवस्था पटरी पर जानी चाहिए। फिर मनमोहन सिंह ने जब कुछ सुझाव दिया, नरसिम्हा राव ने कहा कि हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, जो आप करेंगे हमारा उसमें समर्थन है। आज जो हम आर्थिक उदारीकरण पर चांदी काट रहे हैं, दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, उतना बड़ा उदारीकरण का स्टेप लेना बड़ा कलेजे का काम है। वो भी एक ऐसे कलेजे का काम जिसको अपने ही पार्टी में कोई पूछ नहीं है, सम्मान नहीं है। कांग्रेस की बपौती जिसको लोग मानते हैं कि हमारे ही पिताजी की कांग्रेस है, उसकी सोनिया गांधी हमेशा नरसिम्हा राव पर शक के नज़रों से देखा करती थी, उनसे डरी रहती थी, उनसे घबराए रहती थी और उनको अस्थिर करने का हमेशा प्रयास करती रहती थी। राजनीतिक रूप से अस्थिर करने के लिए उन्होंने अपने सारे गुर्गों, कार्यकर्ताओं, अपने वफादारों या अपने नेताओं को उन्होंने यहाँ तक कहा कि पार्टी तुड़वा दिया। उस वक्त अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का एक अलग गुट बना। वो सारे लोग जो नरसिम्हा राव को से बगावत करके अलग हटे थे, लेकिन यहीं पर कुशल नाविक की पहचान तभी होती है जब मझधार में हवा के विरुद्ध बिना किसी पतवार या सहारे को आपको अपना नाव निकाल के लेके आना पड़ता है। नाविक की पहचान वही होती है कि नाविक कुशल कौन है। हवा के दिशा में तो आप नाव को छोड़ दीजिएगा तो अपने आप चला जाएगा, आपको चलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चलाने की जरूरत तब होती है जब हवा जहां हो उसके विपरीत दिशा में आपको नाव लेके आनी हो और कोई और सहारा आपको न मिल रहा हो। वो थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने उस राजनीतिक परिस्थितियों को झेला जिसमें कांग्रेस के सारे आला कमान, जितने शीर्षस्थ नेता थे, वो सब बीच मझधार में कांग्रेस को तोड़ दिए। उसी वक्त उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टियों से समर्थन लेना पड़ा। वो जेमे में घूस कांड, ये सब बात का विषय है।
लेकिन वो प्रधानमंत्री जिसका अपना पार्टी है उसके साथ नहीं है, वो पूरे 5 साल तक सरकार को चलाया और बढ़िया से चलाया। देश दुनिया में भारत महान का नाम रोशन किया और देश को टूटने झुकने और कमजोर नहीं होने दिया। हम उनको सत सत प्रणाम करते हैं नरसिम्हा राव साहब को। मित्रों, नरसिम्हा राव साहब का देहांत आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुख होगा, अफसोस होगा। आपको अफसोस भी हुई, दुख भी हुई और घृणा करिए इस शख्सियत से, इस पार्टी से जो अपने अध्यक्ष को अपने मुख्यालय में आने नहीं। उसकी डेड बॉडी बाहर खड़े, चूंकि प्रधानमंत्री थे तो तोप खाने पर लगा क्या कि सेना की बाहर से आए तक उनको प्रोटोकॉल है, उसको गेट पर रोक दिया गया। सेना के कुछ लोग हाथ से धक्का देते हुए दरवाजे तक आए और सोनिया जी और मनमोहन सिंह बाहर निकल करके फूल चढ़ा के फॉर्मेलिटी कर दिए। कांग्रेस मुख्यालय का गेट नहीं खुला कि वो अंदर जा सके। उसके पहले की घटना देखिए कि जब एम्स में भर्ती थे और अब मरने के लिए भी नहीं थे, अभी बच भी सकते थे, इलाज चल रहा था, तब तक कांग्रेस में सोनिया गांधी के चमचे आकर के पूछ रहे थे राव साहब के परिवार से कि आप इनकी बॉडी को हैदराबाद कैसे ले जाएंगे, ट्रेन से ले जाएंगे, हवाई जहाज से ले जाएंगे। उनके बेटे ने कहा पहले मरने दीजिए तब ना बॉडी जाएगा, जिंदे में तो जा नहीं सकता। ऐसी स्थिति कांग्रेस ने बना दिया था और ये कांग्रेस परिवार की चाटुकारी पार्टी इतनी बुरी पार्टी की अपने अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का अवमानना और अपमान किया कि वो पूरा राष्ट्र दुखी है। आज तक उसका पाप भुगत रहा है कांग्रेस, आज तक उस रोज को प्राप्त नहीं किया जो राजीव गांधी के ज़माने में वो प्राप्त किया था। आज भी पतन होता जा रहा है, अब कहाँ तक जाएगा ये भगवान जाने। मित्रों, एक और घटना आपको बता देता हूँ। नरसिम्हा राव साहब देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जो फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का तगमा हासिल किया था, जिसकी वजह से हमारा देश का नाम हुआ था, उसके बदले में नरसिम्हा राव को ये मिला कि हैदराबाद में उनकी लाश अधजली छोड़ करके सारे लोग चले गए। एक भी कांग्रेसी उनके चिता के आसपास भी जा करके नहीं फोटो खिंचवाना चाहा, ताकि अगर फोटो सोनिया जी को पता चल जाएगा तो कल कांग्रेस से निकाला दिया जाएगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एमएस बिटा उस वक्त यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, पंजाब में मंत्री होता था और अच्छा भला वर्चस्व था उसका। वो एकला आदमी नरसिम्हा राव को अंत तक अपना मोरल समर्थन देता रहा। बदले में आज ये है कि एमएस बिटा को ना तो कांग्रेस पूछ रही, ना भाजपा पूछ रही। एमएस बिटा खाली है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो आदमी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, पंजाब जैसे सूबे का मंत्री होता था, आज वो कहीं भी नहीं है, खाली हो रहा है। ये स्थिति कर दी गई थी। मित्रों, मैं आज इस बात के लिए चर्चा नहीं कर रहा कि नरसिम्हा राव ने क्या किया, वो सब आपको पता है। नरसिम्हा राव साहब के साथ क्या किया गया ये भी आपको पता है। मैं तो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, बोलना चाहता भी नहीं हूँ कि नरसिम्हा राव के विषय में, क्योंकि दुनिया जानती है। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ कि नरसिम्हा राव जैसे कुशल राजनीतिक का 1% काम भी अगर कांग्रेस गिना दे तो वर्तमान सरकार के कई कामों के ऊपर उनका काम होगा। लेकिन चूंकि सोनिया गांधी और उनके लोग नरसिम्हा राव के काम को अपना काम इसलिए नहीं कहते कि उसमें नरसिम्हा राव और उनके परिवार को माइलेज मिलने का खतरा है, कहीं पार्टी पर उनके परिवार का प्रभाव न बन जाए, इस वजह से पार्टी रसातल में चली गए। लेकिन नरसिम्हा राव के काम को अपना काम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब भी आप कांग्रेस की बात सुनते होंगे तो नेहरू जी, गांधी जी, राजीव जी और सोनिया, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी, बीच में कोई नहीं जी। ये स्थिति है कांग्रेस की, इसीलिए कांग्रेस आज रसातल में जा रही है। मित्रों, आज मैंने कोई मुद्दा नहीं लिया था, ना ही ड्रोन हमले पर भारत के प्रतिकार की तैयारियों पर कोई चर्चा किया, ना ही वैक्सीनेशन की बढ़ती हुई स्कोप पर कोई चर्चा किया, ना ही तीसरी लहर आने का जो डरावना सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है उस पर कोई किया। क्योंकि आज का मेरा संबोधन सिर्फ राव साहब को सलामी थी, राव साहब को श्रद्धांजलि थी और कुछ नहीं था। अपने वीडियो बंद करने से पहले एक बार पुनः पालुपति वेंकट नरसिम्हा राव को अपने तरफ से हार्दिक श्रद्धासुमन और आदरणीय रेखा जी जो अमेरिका से हमको देख रही है उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपना वीडियो बंद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।